नमस्कार मित्रों, कैसे आप? न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम रूबरू होंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से। देखिए, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के निकट संबंधों के आधार पर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के निकट संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध हो, आपस में संबंधित हो, तो होती है संसदीय शासन प्रणाली। और जब कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में आपस में कोई संबंध नहीं हो, जब कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। पुनः सुन लीजिएगा, मैंने ये कहा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित हैं, तो होती है संसदीय शासन प्रणाली। और जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मित्रों याद रहे, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। पुनः सुनिए मित्रों, पहली बात हम कर रहे हैं कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी जी? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में कैसी कार्यपालिका होती है? दोहरी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। नंबर 1 पे आती है नाममात्र कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका, कार्यपालिका, नाममात्र कार्यपालिका देंगे। इसका दूसरा नाम है औपचारिक कार्यपालिका। और नाममात्र कार्यपालिका के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नाममात्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं मित्रों 2 नंबर पे वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। मित्रों, वास्तविक कार्यपालिका जिसे अनौपचारिक कार्यपालिका भी कहते हैं, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी शामिल है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी शामिल है। आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, आज जो हम रूबरू हो रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से। सुनिए मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में, 75 में और 78 में। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और 78 में। तो क्रमवाइज हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए मित्रों, सबसे पहले अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान, जिसका मुखिया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में
सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, इनमें कार्य करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं या मुखिया भी कह सकते हैं, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो मित्रों ये जान गए हैं, राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन मित्रों याद रहे, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये कह दिया गया है, अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया है और ये कहा गया है, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को, दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मित्रों सुनिए एक बात जो है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया कि मंत्री परिषद के लिए दी गई सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है उस पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, अर्थात मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में किस वर्ष हुआ ये संशोधन? 1976 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लेकिन मित्रों 44वें संविधान संशोधन 2 वर्ष बाद में 1978 ईस्वी में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये कहा गया कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को, दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्री परिषद के द्वारा दी गए परामर्श को, सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, याद रहेगा। और ना ही इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि भाई मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, ना तो इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं और ना ही इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, याद रहेगा जी। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह देने के लिए क्या है? एक मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले तो ये लिखा हुआ था कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये कर दिया गया है कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरी बात, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। अगली बात, मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये लिखा हुआ था आर्टिकल 74 में। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 इसमें क्या लिखा हुआ सुनिए। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मेरे मित्रों याद रहे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुनिएगा, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में। सुनिए मेरे मित्रों, इसमें खास बात क्या है? एक क्वेश्चन तो ये बना हुआ है कि प्रधानमंत्री किया जाता है, ए मनोनीत, बी निर्वाचित, सी नियुक्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आया हुआ प्रश्न है ये, तो नियुक्त। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन जी? राष्ट्रपति। ये प्रश्न आया हुआ है, प्रधानमंत्री किया जाता है, ए में दे दिया है मनोनीत, बी में दे दिया है निर्वाचित, सी में दे दिया है नियुक्त और डी में दे दिया है कोई नहीं। तो मेरे मित्रों याद रहे, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे सुने मित्रों, 91वें संविधान संशोधन 2003, 91वें संविधान संशोधन 2003, इसमें खास बात है। 91वें संविधान संशोधन 2003, इसमें बहुत खास बात है। केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, ये इसमें कहा गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री सहित। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, केंद्र की सरकार में, संघ की सरकार में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? सुनिएगा, ये तय किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 में। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है। कम का निर्धारण नहीं किया गया है कि भाई कम से कम कितने होंगे, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। दोबारा सुन लीजिए मेरे मित्रों, 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया है? संघ सरकार में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री सहित। कम का निर्धारण नहीं है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि संघ सरकार में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से, संघ सरकार में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, और वो भी प्रधानमंत्री सहित, और कम का निर्धारण नहीं है। सुनिए मेरे मित्रों, केंद्र की सरकार में ज्यादा से ज्यादा मंत्री कितने हो सकते हैं, ये तय कर दिया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। कितने हो सकते हैं? सुनिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री सहित। तो सुनिए मेरे मित्रों, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या जो है 545 का 15% जब निकालते हैं तो आप देख लीजिए कितना आता है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545 गुणा 15/100। मित्रों जब ऐसा करते हैं तो 81 पॉइंट कुछ आता है, 81 पॉइंट कुछ। तो देखिए, संघ सरकार में प्रधानमंत्री सहित
अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। संघ सरकार में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। कैसे जी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 545 है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितने प्रतिशत जी? 15%, और वो भी प्रधानमंत्री सहित। एक बात और सुनो मेरे मित्रों, कम का निर्धारण नहीं किया गया जी। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कम से कम कितने होंगे, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। ये बात टॉपिक से थोड़ा हट करके अब जो कहना चाह रहा हूं मैं, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ही राज्यों की जो विधानमंडल होगी उसमें कुल मंत्री कितने होंगे ये भी तय किया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ही राज्यों की विधानमंडल में कुल मंत्री कितने होंगे ये भी तय किया गया है। क्या तय किया गया है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, मुख्यमंत्री सहित। राज्यों में, या मैं कह सकता हूं विधानमंडल में अधिकतम मंत्री विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री। सुन लेना मेरे मित्रों, किसी भी राज्य की विधानमंडल में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, ये बात कर रहा हूं। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये तय किया गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री सहित। और कम से कम है 12 मंत्री। ये प्रतिशत नहीं है जी, ये संख्या है। किसी भी राज्य में कम से कम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। जबकि केंद्र की सरकार में कम का निर्धारण नहीं है। राज्य की सरकार में किसी भी राज्य की बात करें, कम से कम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 12 मंत्री हो सकते हैं। कितने जी? 12। और अधिकतम उस राज्य की जो विधानसभा सदस्य संख्या है, विधानसभा की जो संख्या है, कुल सदस्य हैं, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। दोस्तों ध्यान रहिए, केंद्र में लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 15%, और राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 15%। केंद्र में न्यूनतम मंत्रियों का निर्धारण नहीं है, राज्य में न्यूनतम मंत्रियों का निर्धारण भी है। कितने जी? 12 मंत्री। अभी दोस्तों राजस्थान PSI एग्जाम में, राजस्थान पुलिस SI का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? न्यूनतम तो 12 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 12 है। सभी राज्यों में 12 ही होंगे, कम से कम की बात करूं। अब ये कह दे राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो मैंने कहा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो मैंने कह रखा है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। अधिकतम कितने होंगे? 15%। तो कितने हैं दोस्तों? 15 दूनी 30। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री बन सकते हैं और कम से कम 12 है। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं 29 प्लस में 1 और 11 प्लस में 1 आएगा 12 ही, और यहाँ 30 आ जाएगा। 1 से मतलब है मुख्यमंत्री। दोबारा सुन लीजिएगा, राजस्थान की विधानसभा में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30, और कम से कम मंत्री कितने हो सकते हैं? 12 है। अधिकतम का प्रावधान क्या है? उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, मुख्यमंत्री सहित।
और न्यूनतम का निर्धारण है कम से कम 12 मंत्री। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकते हैं। जो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए हैं वो मंत्री पद धारण नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रहेगा, मंत्रियों को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सुनना जी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, मंत्रियों को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति। माफी चाहूंगा, मंत्रियों को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है अनुसूची 3 के तहत। मंत्रियों को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है अनुसूची 3 के तहत। ध्यान रहेगा जी, सुनना। अब आप ये प्रश्न करोगे सर मंत्रियों को कौन सी शपथ दिलाई जाती है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, इन सभी को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पुनः सुन लीजिएगा जी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन सी शपथ दिलाता है? तो अनुसूची 3 के तहत। ये तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि सब प्रधानमंत्री कौन सी शपथ लेता है, लेकिन अनुसूची 3 में ये लिखा हुआ है कि मंत्री जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री भी क्या है? एक मंत्री है। तो याद रहे, प्रधानमंत्री एवं मंत्री सभी जो है इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ध्यान रहेगा मित्रों, भारत में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वह संसद का सदस्य हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको मंत्री बना दिया गया है, तो वह व्यक्ति, उसके लिए ये योग्यता जरूरी है कि 6 माह के भीतर किसी संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा उसको पद छोड़ना पड़ेगा। पुनः सुन लीजिए, भारत में किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे आपको भी और मेरे को भी। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है? मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद में ये योग्यता आवश्यक है कि 6 माह के भीतर आपको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना है। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं की है, आपका पद रिक्त माना जाएगा। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य होते हुए, बिना संसद की सदस्यता ग्रहण किए कितने दिन तक मंत्री रह सकता है, या अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। बिना संसद की सदस्यता ग्रहण किए हुए आप अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं? 6 माह तक। तो ध्यान रहे, बिना संसद का सदस्य हुए 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। और इसके बाद में बात करेंगे, 6 माह में या तो संसद के किसी भी सदन की आप सदस्यता ग्रहण कर लेते हो, नहीं तो आपका मंत्री पद जो है रिक्त माना जाएगा। आप ये कहोगे मेरे मित्रों कि सर प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता, उसकी आयु क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए संविधान में कोई योग्यता का वर्णन नहीं है, नहीं तो शैक्षिक योग्यता न कोई अन्य योग्यता। फिर आपको सब किसी को बना देंगे। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यानी मंत्री के लिए योग्यता क्या होती है जी? संसद का सदस्य होना। मंत्री के लिए क्या होती है योग्यता? संसद का सदस्य होना। यानी किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात जो खास बात है, अगर फिर भी आप जोर से कहोगे सर बता ही दीजिए आप, तो क्या है,
संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री पद मंत्री जो है इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहो सर कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो भाई लोक संसद का सदस्य कम से कम कितनी उम्र में बन सकता है, 25 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 चाहिए, राज्यसभा का बनने के लिए 30 चाहिए। आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अर्थात न्यूनतम आयु कहे तो 25 वर्ष। वैसे इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो कौन करती है, संसद करती है। कौन करती है जी, संसद। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी, राष्ट्रपति, जो हम जान चुके हैं। लेकिन खास बात सुनिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मेरे मित्रों खास बात है, सुनिए। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे तो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत कहां आवश्यक है, लोकसभा में। बहुमत कहां आवश्यक है, लोकसभा में। आपसे कोई ये पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है या होता है, तो किसी भी सदन का हो सकता है, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी। लेकिन बहुमत कहां चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा में। कहां चाहिए, लोकसभा में। आपके दल के पास में चाहे राज्यसभा में बहुमत नहीं है और लोकसभा में बहुमत है तो भी आपकी सरकार बन जाए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कैसे करता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। कौन जी, राष्ट्रपति। आगे सुनो मेरे मित्रों, अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, और मैं ये भी कह दूं गठबंधन के साथ में भी बहुमत प्राप्त नहीं है, ऐसे समय में किसको नियुक्त करेंगे, जब किसी दल को या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में स्वतंत्र है। जब लोकसभा में किसी दल को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र है, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा कि राष्ट्रपति को लगे कि ये जो है न्यूनतम समय में या निश्चित समय में बहुमत साबित कर सकते हैं लोकसभा में। जिनको मैं प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हूं, ये निश्चित समय में लोकसभा में बहुमत साबित कर देंगे, ऐसा लगने वाले व्यक्ति को वे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बात हो गई। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सुनना, खास बात क्या है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। खास बात क्या है वो सुनिएगा जी। इसमें मेरे मित्रों खास बात ये है, प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों की लिस्ट देगा, जिन जिन व्यक्तियों के नाम देगा, जिन जिन व्यक्तियों के नाम देगा, राष्ट्रपति उनको ही मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उनको ही मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। पुनः सुन लीजिएगा, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति स्वेच्छा से नहीं करता है जी, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से जिन जिन व्यक्तियों की सूची देगा कि इनको मंत्री के पद पर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करता है। पुनः सुन लीजिएगा, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन स्वेच्छा से नहीं।
प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों की लिस्ट बनाकर देगा, सूची बनाकर के देगा कि भाई इन इन व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्त करना है, राष्ट्रपति उनको मंत्री के पद पर नियुक्त करता है और करने के लिए बाध्य है। कहने का मेरा तात्पर्य है सिर्फ नियुक्त करता है राष्ट्रपति, बल्कि किसकी मर्जी से बनते हैं सभी ये? प्रधानमंत्री की मर्जी से। जिनको प्रधानमंत्री चाहता है वह उनको मंत्री बनाता है जी। ध्यान रहे, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक मंत्री या मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से। अगर एक मंत्री को हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। एक मंत्री को पद से हटाना तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और मान लीजिएगा एक से अधिक मंत्रियों को हटाना है तो कौन हटाएगी? लोकसभा। अगर मान लीजिएगा लोकसभा जो है उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आती है मंत्रियों के विरुद्ध, तो सारा का सारा मंत्री को हटता है। ध्यान से सुनना, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा से। मित्रों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 सुनना ध्यान से। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है? अब आप ये कहो सर क्षेत्र छोड़ दिया आपने और 77 जो है, तो देखो मित्रों अनुच्छेद क्षेत्र में तो लिखा हुआ है महान्यायवादी। अनुच्छेद क्षेत्र में तो वर्णन है महान्यायवादी का। महान्यायवादी को अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ था, जो पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य है वो लिखा हुआ अनुच्छेद 78 में। मित्रों ये एक बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लेखित है, वर्णित है, या प्रधानमंत्री कार्य वर्णित है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के क्या क्या संवैधानिक कर्तव्य होते हैं इनका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 78 में। सुनना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मांगे जाने पर प्रशासन की और विधायी संबंधी मामलों पर जो है उनको रिपोर्ट देता है। यानी कोई भी सलाह मांग रहे हैं, कोई भी जानकारी मांग रहे हैं राष्ट्रपति अगर कोई भी जानकारी मांगते हैं, चाहे वो प्रशासनिक संबंधी हो चाहे विधायी संबंधी हो, किससे मांगेंगे? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री उनको देगा अनुच्छेद 78 के तहत। मैं ये भी कह सकता हूं अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के रूप में कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। ध्यान रहेगा मित्रों, किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। कौन जी? प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, ये सभी कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त भी जो है प्रधानमंत्री जो है संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसदीय सचिव किसके प्रति मानिएगा उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति। संसदीय सचिवों का कार्यकाल भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, आपने जान लिया है प्रधानमंत्री नीति आयोग का, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पद पर रहेंगे जब तक अध्यक्ष रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद
संविधान में तीन प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। यानी हमारे संविधान में कितने प्रकार के मंत्री बनाए गए हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों? तीन। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उप मंत्री। और राज्य मंत्री को दो पार्ट में भी कर देते हैं। कैबिनेट के अधीन राज्य मंत्री और दूसरा है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं। संविधान में कितने प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है? तीन प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दोस्तों मैं मेरी भाषा में बता रहा हूँ आपको, जो है सरल भाषा में करके बता रहा हूँ। यानी ये सबसे उच्च लेवल के मंत्री होते हैं, ये इससे थोड़े नीचे होते हैं और ये सबसे नीचे होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये कह सकता हूँ, ये कैबिनेट मंत्री यानी फर्स्ट ग्रेड लेवल के, टॉप लेवल के मंत्री हैं। ये सेकंड ग्रेड के हैं और ये थर्ड ग्रेड के हैं। टॉप लेवल के हैं, फिर सेकंड और थर्ड ग्रेड। तीनों, यहां समझना खास बात है, तीनों प्रकार के मंत्रियों का समूह, तीनों प्रकार के मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। मंत्री परिषद कहलाता है। तीनों प्रकार के मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। खास बात सुनना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मिलाकर के, तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। और ध्यान रहे मेरे मित्रों, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का समूह जो होता है, यह कहलाता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। ध्यान से सुनना, मंत्रिमंडल में और मंत्री परिषद में अंतर क्या है? मंत्री परिषद जो है विस्तृत है, मंत्रिमंडल क्या है जी? छोटा है। सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद। जबकि कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनका समूह क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। दोस्तों इसमें लगभग 20 के आसपास मंत्री होते हैं और इसमें सभी मंत्री आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मंत्री परिषद शब्द ही था। कौन सा था? मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द जो है कौन सा जी? मंत्रिमंडल। ये तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में किया गया था। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में किया गया था। मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं है। क्या है जी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बड़ा है, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह। सभी से मेरा तात्पर्य है कैबिनेट मंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी आ गए, इन सभी का समूह जो है क्या कहता है? मंत्री परिषद। और कैबिनेट मंत्री जो है टॉप लेवल के जो मंत्री हैं, जिनको मैंने फर्स्ट ग्रेड कहा अपनी भाषा में, इनका समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। आपसे पूछेंगे मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार है? एक बार। कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। वो भी मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। क्या जोड़ा गया दोस्तों? कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, आपको याद होगा
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा ये मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श पर लगाता है। मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श पर लगाता है। यहाँ मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है कि कैबिनेट मंत्री जो होंगे इनका समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अन्य मंत्रियों की, किसके कहने पर, किसके द्वारा ली गई लिस्ट के आधार पर? प्रधानमंत्री जो है। आप बिना संसद के सदस्य रहे अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं? 6 माह तक। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो किसी भी सदन का, किसी भी सदन का। जबकि बहुमत का होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत का होना चाहिए लोकसभा में। एक बात और बीच में जो है, प्रधानमंत्री जो है जिस सदन का सदस्य होता है उसका नेता भी होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसका नेता भी होता है, उसका नेता भी होता है। मान लीजिएगा अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं जी? लोकसभा के। तो वो लोकसभा के नेता हैं। मनमोहन सिंह जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा से थे, तो वो राज्यसभा के नेता हुए। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन बहुमत का होना चाहिए लोकसभा में। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसका नेता भी होता है। केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की सदस्य संख्या क्या है? 91वें संविधान संशोधन 2003 में तय की गई थी कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं, प्रधानमंत्री सहित, कम का निर्धारण नहीं है। राज्यों में भी है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, मुख्यमंत्री सहित। कम से कम होंगे 12 मंत्री राज्यों में जो है। तो मित्रों ये हमारा टॉपिक था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इसके बाद अगली पे चर्चा करेंगे मित्रों। ध्यान पूर्वक पढ़े, रीट की परीक्षा संभवतः जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों।